अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। यार हम लोग आज कवर करेंगे एफबीआर टैक्स रिटर्न्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और किस तरीके से काम करेंगे, क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर करना है, सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। और कितना इम्पॉर्टेंट है एफबीआर टैक्स रिटर्न्स if you are applying for not only Italian student visa but any kind of a visa, ठीक है। Without further we delay this topic, I just want to come directly to the topic कि भाई ये क्या सीन है, ये इसको किस तरीके से करना है और क्या होगा अगर आप नहीं करोगे। देखो, एफ बी आर टैक्स रिटर्न्स बेसिकली क्या होता है कि एक पाकिस्तानी, ठीक है, हर चीज़ पे टैक्स देता है। ठीक है, आप ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होते हो। आप चाहो या ना चाहो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही होती है, क्योंकि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड होता है। लाइक आप ग्रोसरी करने जा रहे हो, आप खाना खाने जा रहे हो, आप कुछ भी खरीद रहे हो, आप डूइंग एनीथिंग, ठीक है, कोई भी जो सेल्स एंड परचेज होती है उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड होता है। बीट अ सेल्स टैक्स, कुछ भी किसी भी किस्म का जो भी पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो आप टैक्स पे कर रहे होते हो टू द गवर्नमेंट, उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड होता है। लेकिन रिटर्न्स ये होते हैं, टैक्स रिटर्न्स ये होते हैं कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को एफबीआर के पोर्टल पे जाके रजिस्टर किया कि भाई मैंने साल के अंदर ये खर्चे किए, मेरी इतनी आमदनी थी और मेरे ये एसेट्स हैं, मेरी ये सेविंग्स हैं, मेरी ये इनकम है, मेरा बिज़नेस से ये इनकम आती है, मेरी जॉब से ये इनकम आती है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो एफबीआर, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है पाकिस्तान का, उसके अंदर आ जाता है कि यार इस बंदे की इनकम कितनी है। और उससे बेसिकली आपके मुल्क के जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं वो कंट्रोल हो रहे होते हैं एक तरीके से, और पता चल रहा होता है कि मुल्क के फाइनेंशियल हालात हैं क्या। ठीक है, मुल्क की आवाम के बेसिकली। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पिछले 2-3 सालों में, 5 सालों में, 4 सालों में इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हम लोगों ने एज़ पाकिस्तानी हम लोगों ने जो डिफरेंट कॉन्सुलेट्स होती हैं उनको सबको जगा दिया, ठीक है, और उनको सब बता दिया है कि हम लोग किस किस तरीके से सारी सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तानीपन है, जो हम लोग पाकिस्तानी वे इस्तेमाल करते हैं, तो उसको ये जो डिफरेंट कॉन्सुलेट्स होती हैं वो किस तरह देखती हैं। अगर आप नॉर्मली सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करते हो, थाईलैंड का अप्लाई करते हो, श्रीलंका का अप्लाई करते हो, उसके अंदर आप 2-3 लाख रुपए अपने अकाउंट के अंदर शो करते हो, आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वो किसी से भी आपने पैसे लेके डाले हुए हो तो वो ये नहीं देखते कि पैसा आया कब है, क्योंकि उसके अंदर टैक्स रिटर्न्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट के अंदर आपके वो 2-3 लाख रुपए पड़े हुए हों, 5 लाख रुपए पड़े हुए हों, तो उसके बिहाफ पे आपको ये जो छोटे मोटे कंट्रीज़ होते हैं इनका वीज़ा मिल जाता है। छोटे मोटे तो नहीं, बहुत सी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया छोटे मोटे कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। इनमें अगर आपके अकाउंट के अंदर पैसे रखे हुए हैं तो फ़ौरन आप अपनी स्टेटमेंट निकालते हो एक दिन पहले और जाके जमा करवा देते हो और आपका वीज़ा मिल जाता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग अ बैंक स्टेटमेंट, लाइक आपको अगर इटली का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो 3 से 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। देखो इस साल जो है एज सच उन्होंने कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया कि आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 महीने की चाहिए। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन योर फंड्स फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, कोई बेक फंड नहीं चाहिए उसके लिए आपको। उसके बारे में एक एक और दिन, किसी दिन और दिन समझा दूंगा। लेकिन आज हमारा प्राइम फोकस जो है एफ बी आर रिटर्न्स है। अब बेक फंड्स क्या होते हैं, जेन्युइन फंड्स क्या होते हैं, और इलीगल फंड क्या होता है, मैं थोड़ा सा इस पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने किसी से पैसे बोरो किए फॉर मेंटेनिंग अ बैंक स्टेटमेंट, लेकिन उनको 2 मिनट में पता चल जाता है कि ये फंड्स आपने किसी से लेके डाले, क्योंकि आप टैक्स रिटर्न्स अगर जमा करवाते भी हो तो उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। बेसिकली फाइलिंग, जब आप अपने आप को एज अ टैक्स पेयर या एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट के अंदर लेकर आते हैं एफबीआर के पोर्टल पे जाके, आप बेसिकली एक एफबीआर का एक पोर्टल है, ठीक है, उसमें आप खुद भी अपने आप को एज अ एक्टिव टैक्स पेयर आप उसके अंदर शामिल हो सकते हो। वरना नॉर्मली जो है ये आप किसी भी जो टैक्स लॉयर होता है वो 10-15 हज़ार, मुझे नहीं पता अभी करंटली पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है, वैसे इतना ही होता है।
कि 10-15 हज़ार रुपये लेके वो आपको एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो वंस यू बिकम अ टैक्स फाइलर तो आपकी सारी चीज़ों के ऊपर थोड़े से पैसे कम कम खर्च हो रहे होते हैं। लाइक अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं, आपने अपने आप को उस सिस्टम के अंदर रजिस्टर कर लिया, तो आप गाड़ी का टैक्स भी कम पे करोगे। मतलब एक दो कैटेगरीज है ना, एक टैक्स पेयर की है और एक नॉन टैक्स पेयर की है। तो नॉन टैक्स पेयर पे टैक्स ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक टैक्स पेयर जो है वो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये निकालने जाता है, तो उसको कोई चार्ज नहीं लगता, या लगता भी है, अभी आई डोंट नो करंटली क्या सिनेरियो है, तो 0.3% लग रहा होता है। वेयर एज अगर नॉन टैक्स पेयर 50,000 लाख रुपये निकालने गया, 50,000 से ऊपर निकालने गया, तो उसको 0.6 चार्ज होता है। तो कुछ फ़ायदे भी हैं इसके और कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप अपने आप को एज अ टैक्स एक्टिव टैक्स फाइलर जो है वो रजिस्टर कर लो। दूसरी चीज़, जब आप अपने आप को टैक्स फाइलर रजिस्टर कर लेते हो और आपने आपके वालिद साहब के पास वो पैसे रखे हुए हैं या भाई के पास, किसी के पास भी पैसे वो रखे हुए हैं, तो वो गोशवारों के अंदर, जिसको टैक्स रिटर्न्स कहा जाता है, वो गोशवारों के अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि इस बंदे की पिछले साल की इनकम ये थी, इसकी सेविंग ये थी, कैश में इतने पैसे रखे हुए थे, गोल्ड इतनी मालियत का रखा हुआ था, गाड़ी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो थी उसके अंदर आपकी शो हो रही होती हैं। एसिड्स के अंदर एसिड पार्क हुए हुए होते हैं, गोल्ड के अंदर गोल्ड में आ रहा होता है, मतलब एसिड के अंदर ही सारी ये चीज़ें आ रही होती हैं। बाकी जो इसके अलावा आप लोगों ने आपके अकाउंट में जो कैश रखा हुआ था, या आपने कहीं फिक्स्ड डिपॉजिट रखे हुए थे किसी बैंक के अंदर, या आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो सारी चीज़ें आपके टैक्स गोशवारों के अंदर शामिल होती है, ठीक है। सो उससे पता चलता है कॉन्सुलेट को कि पिछले साल इसके ये टैक्स रिटर्न्स थे, इस साल इसके ये टैक्स रिटर्न्स हैं, पिछले साल इसकी ये इनकम थी, वो ड्राइव कर लेते हैं। सही है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये रॉकेट साइंस नहीं होता, बहुत ईजी प्रोसेस होता है। टैक्स रिटर्न्स के अंदर सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब सवाल ये आता है कि हम लोग टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं थे, हम लोग टैक्स फाइल नहीं करते थे, क्या हमें टैक्स फाइल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? एब्सोल्युटली करना चाहिए, ठीक है। आपको एक तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। दूसरा, स्टूडेंट वीज़ा के पर्पस पे आपको बता रहा हूँ, जो आपका स्पॉन्सर है उसका टैक्स फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। उसी से पता चलेगा कि ये पैसे आपने किसी से बोरो नहीं करके डाले हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी से पैसे बोरो भी करके रखे हुए हैं, तो अब ये एक ट्रिकी सवाल है कि जब आपने किसी से पैसे बोरो किए, तो आपने पास्ट टैक्स रिटर्न्स में जाके अपनी जो एसेट्स थे या कैश वैल्यू थी उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके अंदर वो शामिल करना पड़ेगा। फिर जून के बाद जब आप नेक्स्ट ईयर के यानी कि 23 और 24 का टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, अभी तो 22-23 की बात हो रही है ना, फिर 23-24 की बात होगी, यानी कि 2023 से 2024 तक के आपके जुलाई से जून तक आपके क्या वैल्यू रही है आपके फंड्स की। तो उसके अंदर आप जब ये फ़ंड डलवा दोगे, यानी कि नेक्स्ट जून के बाद जुलाई के अंदर जब आप वीज़ा फ़ाइल के लिए जा रहे होगे, अगस्त में वीज़ा फ़ाइल सबमिट करा रहे होगे, तो पिछले साल के जो टैक्स रिटर्न्स होंगे, उसके अंदर आपकी वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल 3 मिलियन कैश की, ठीक है, 3 मिलियन आपने उसके अंदर शो किया हुआ है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट ईयर टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो 3 मिलियन नहीं शो किया, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आपका जो टैक्स रिटर्न्स हैं और उसके अंदर जो फंड शो हुआ हुआ है, उसी से पता चलेगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आप फंड शो कर रहे हो, वो जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है। इसका और कोई तरीका नहीं है। एम्बेसीज जो होती हैं वो बेसिकली आपके टैक्स की गोशवारे देखती हैं, उससे पता चलता है कि ये फ़ंड जेन्युइन है कि नहीं है। तो जो भी लोग इस साल अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो एफबीआई पे रजिस्टर्ड हो जाएँ, अपने स्पॉन्सर को रजिस्टर कर दें और अपने जितने भी इनकम उनकी हुई है, वो एसेट के अंदर कैश की मद में लाज़मी शो कर दें, ठीक है। लेकिन इस पे सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो है सबसे पहले कांटेक्ट करें किसी टैक्स लॉयर को, ठीक है। उनको अपना मोड ऑफ ऑपरेशन बताएं, अपना उनको चीज़ बताएं कि भाई आप क्या करना क्या चाह रहे हो ज़िंदगी में। जब आप उनको बताएंगे कि भाई मैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरी 3 मिलियन की मुझे बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देगा कि आपने कौन सा काम कैसे करना है, ठीक है। तो अपना दिमाग नहीं चलाना प्लीज़। अगर कोई चीज़ पता ना हो तो प्लीज़ अपना दिमाग नहीं चलाना, सवाल पूछो, कमेंट करो, मुझसे पूछ लो, जितनी मेरी हैसियत होगी, जितना मैंने बीइंग अ बैंकर मुझे पता है चीज़ें, आई विल एक्सप्लेन यू गाइस, सही है। लेकिन मुझसे जुगाड़े मत पूछना, सही है। मेरा चैनल आप लोग बंद करवाओगे, बहुत ख़तरनाक सवाल करते हुए, ठीक है। तो मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना मुझे पता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन मैंने आपको उसकी जगह बता दी है कि आपने कहाँ जाके ये जो ऑपरेशन है वो करना है, वो सबसे बेहतरीन आपका टैक्स लॉयर होता है। तो
आपने एक टैक्स लॉयर हायर करना है। मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार से ज़्यादा वो नहीं लेगा। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के पैसे अलग होते हैं। वो कभी 10,000 भी लेता है, कोई 25,000 भी लेता है, कोई 30,000 भी ले रहा होता है, डिपेंड्स, ठीक है? वो डिपेंड्स ऑन द टैक्स लॉयर। तो सबसे बेहतरीन टैक्स लॉयर है। टैक्स लॉयर के पास आप जाएँगे, उनको बताएँगे कि भाई ये चीज़ करनी है, और वो आपको बताएगा आप इस तरीके से कर लो, ठीक है? सो गाइज़, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो, वीडियो यहाँ तक देख लिया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जस्ट बिकॉज़ कि आई एम जस्ट फ्यू सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम माय 5000। पहला माइलस्टोन मैंने अचीव कर लिया था 1000 का, तो अब ये दूसरा है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। वीडियोस इसी टॉपिक पे आती रहेंगी, इसी के हवाले से मेरी वीडियोस आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने मुझे सुना इतनी देर, तकरीबन 10-11 मिनट हो गए बात करते हुए। और अभी भी कोई चीज़ें, सवाल अगर आपके हों तो प्लीज़ कमेंट करना, इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूंगा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अच्छा।